फिल्म की शुरुआत में हमें सैटर्न से मिलवाया जाता है। आज वो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसके मॉम डैड उसे स्कूल से पिक करने आए थे और ये लोग आज का सारा टाइम एक साथ स्पेंड करने वाले थे। हाथ में आइसक्रीम लिए सैटर्न पूरी खुशी से कार की तरफ बढ़ रही थी। तभी साइड से आने वाला एक तेज रफ्तार ट्रक उसके दोनों टायर की कार को हिट करके चला जाता है। उसकी सारी खुशियाँ उसकी आंखों के सामने एकदम से बिखर जाती है। अब अगला सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ सैटर्न की ग्रैंडमा आई है। इन्हें पता चला है कि सैटर्न के मॉम और डैड दोनों की ही डेथ हो चुकी है। इस दुख से सैटर्न को तो होश ही नहीं रहता। यहाँ के लीगल प्रोसीजर्स के लिए ग्रैंडमा अपनी दूसरी बेटी यानी सैटर्न की आंटी को बुलाती है, जिसके बाद उनका फ्यूनरल रखा जाता है। अब फ्यूनरल पर सबने सैटर्न के बारे में बात की जो अभी टीनेजर थी और अपने मॉम और डैड के बगैर नहीं रह सकती थी। फैमिली में काफी सारे लोग होने के बावजूद भी कोई भी सैटर्न की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता, यहाँ तक कि उसकी ग्रैंडमा भी नहीं। ये देखते हुए मटियो को बहुत बुरा लगता है। वो जिसे अपनी बहन से बिल्कुल प्यार नहीं था, वो उसकी बेटी यानी सैटर्न की जिम्मेदारी लेने का फैसला करते हैं और सैटर्न से कहते हैं, वैसे तो मैंने हमेशा तुम्हारी मॉम से नफरत की है, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। ये सुनते ही सैटर्न की आंखों में आंसू आ गए और उसने मटियो के साथ ही रहने का फैसला किया क्योंकि वो अकेली थी जिसने सैटर्न के बारे में सोचा था। फ्यूनरल के बाद सैटर्न अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर मटियो के साथ मटियो के घर आ गई। मटियो ने घर खोलते ही सैटर्न को 5 मिनट तक बाहर इंतजार करवाया और फिर घर के अंदर लेकर गई। मटियो के घर में इतना ज्यादा सामान था कि पाँव रखने की जगह नहीं थी, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं था यहाँ पर। मटियो सैटर्न को वॉशरूम, फ्रिज और उसकी रहने की जगह दिखाती है और खुद काम करने में लग जाती है। उसने अपनी फ्रेंड को कॉल की थी जो दरअसल उसकी बॉस भी थी। उसने अपनी फ्रेंड को बताया कि मैंने अपनी बहन की बेटी को अडॉप्ट कर लिया है। ये सुनकर वो भी बहुत ज्यादा शॉक हुई क्योंकि मटियो की ऐसी पर्सनैलिटी नहीं थी कि वो कोई जिम्मेदारी ले। उसके फ्रेंड को तो याद पड़ता था कि जब 3 दिन के लिए उसने अपनी कैट उसके पास रखवाने को कहा था, तब भी मटियो ने मना कर दिया था। खैर अब पॉइंट ये था कि उसे सैटर्न को लीगली अडॉप्ट करना था। उसके बॉस उसे मशवरा देते हैं कि तुम अपने पुराने फ्रेंड सिंगू से रब्ता करो, वो लॉयर है और उसे सारे प्रोसीजर का पता होगा। खैर अब अगला दिन हो जाता है और हम देखते हैं कि मटियो सुबह के वक्त सोती रह गई। सैटर्न को स्कूल जाना था, वो खुद उठकर तैयार हुई, उसने नाश्ता बनाया और फिर मटियो को बताकर वो स्कूल चली गई। स्कूल जाने पर उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड मिली जो उसके पुराने घर के पास रहती थी। वो उससे उसके मॉम डैड के मरने पर अफसोस करती है, लेकिन सैटर्न को ये हमदर्दियां नहीं चाहिए थी। उसका ये रिएक्शन देखकर उसकी दोस्त डर गई। उसने बताया, आई एम सॉरी, लेकिन तुम काफी दिन से नहीं आ रही थी तो मुझे तुम्हारी मजबूरी टीचर को भी बतानी पड़ी। इतना नहीं उनके पास टीचर भी आ गई। सैटर्न को देखकर वो भी उससे हमदर्दी करने लगी और उन्होंने बताया कि मैंने सब बच्चों को तुम्हारे बारे में बता दिया है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, इसलिए कोई भी बच्चा तुम्हें तंग नहीं करेगा और पिछला सिलेबस कवर करने में तुम्हारी हेल्प भी करेगा। टीचर की ये बातें सुनकर सैटर्न और ज्यादा टूट गई। उसने टीचर से कहा, सिर्फ चंद महीने रह गए थे स्कूल के मेरे, मैं चाहती थी कि कम से कम मेरी स्कूल लाइफ नॉर्मल गुजरे और आपने वो भी सब खराब कर दिया। ये कहकर वो वहाँ से चले जाती है और रास्ते में जब उसे उसकी दोस्त दिखाई देती है वो उसको भी कहती है, आई हेट यू। वो उस टाइम बहुत ज्यादा टूटी हुई थी, दुखी थी। वो अपने मॉम डैड के घर चली गई और दरवाजा नॉक करने लगी। काफी देर तक जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो पीछे से उसकी नेबर ने उसे देख कर बुलाया। सैटर्न को लगा जैसे उसकी मॉम है। उसने पीछे मुड़कर देखा, ये उसकी नेबर थी और तब सैटर्न को होश आया और याद आया कि उसकी मॉम तो मर चुकी है। कौन ही अब दरवाजा खोलेगा। वो दुखी अब इधर उधर शहर में घूमने लगी। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि मटियो सिंगो से मिल रही है सैटर्न को लीगली अडॉप्ट करने के लिए। सिंगो जिसका बॉयफ्रेंड भी था वो बहुत ज्यादा हैरान था मटियो के इस चेंज से। इन दोनों का ब्रेकअप भी इसलिए हुआ था क्योंकि मटियो शादी और बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी। वो उससे पूछता है, तुमने इतना बड़ा चेंज कैसे? मटियो बस इतना ही कह पाती है कि सैटर्न को देखकर मेरा दिल पिघल गया। यहाँ पर सिंगो मटियो को मशवरा भी देता है कि अभी तक तुमने लीगली सैटर्न को अडॉप्ट नहीं किया। अगर अभी भी तुम अपने फैसले पर रिग्रेट करो तो तुम बदल सकते हो, लेकिन मटियो ने अपना फैसला कर लिया था। उसे सैटर्न को लीगली अडॉप्ट करना था। मटियो अब इस मीटिंग को जल्दी जल्दी खत्म करते हैं और घर आते हैं क्योंकि उसे लग रहा था कि सैटर्न के स्कूल से आने का वक्त हो गया होगा। लेकिन काफी देर अपने घर के बाहर वेट करने के बाद भी सैटर्न जब स्कूल से नहीं आई तो उसका दिल घबराने लगा था। अभी इससे पहले कि वो उसे ढूंढने निकल जाती सैटर्न भी शाम के वक्त घर वापस आ जाते हैं। मटियो ने बहुत प्यार से उससे पूछा, तुम इतनी लेट कैसे हो गई?
सैटर्न नहीं बताना चाहती थी आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ। राधा को घुमाते हुए सैटर्न ने उससे कहा मैं बस आपके घर का रास्ता भूल गई थी। तब मटियो ने कहा अच्छा ठीक है, अगली बार कभी इस तरह लेट हो रही हो या मुश्किल में हो तो मुझे कॉल कर लेना। मैं परेशान हो रही थी। रात होने पर सैटर्न अपनी सुबह वाले बिहेवियर से काफी ज्यादा दुखी थी, इसलिए उसने अपनी फ्रेंड को कॉल करके सॉरी भी कह दिया। थोड़ा दिन लाइफ यूं ही गुजरती रही और फिर मटियो सैटर्न को उसके पुराने घर लेकर आई। वो चाहती थी कि सैटर्न यहाँ से अपना सारा जरूरी सामान कलेक्ट कर ले ताकि वो परमानेंट मटियो के घर शिफ्ट हो सके। चीजें पैक करते हुए इनकी नजर पिकल पे जाते हैं। सैटर्न मटियो को बताते हैं पहले मुझे पिकल बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन मेरी मॉम ने जब ये पिकल बनाया तब के बाद से मुझे पिकल पसंद आने लगे। मटियो ने बताया कि उसे भी पिकल्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। तब सैटर्न ने कहा आप प्लीज इसे एक मिनट में ट्राई तो करें। सैटर्न के कहने पर जब मटियो ने इसे टेस्ट किया तो वाकई मटियो को भी अब पिकल पसंद आने लगे थे। उसके बाद सैटर्न ने मटियो से पूछा आप मेरी मॉम से क्यों प्यार नहीं करती थी? क्या वजह थी कि आप उनसे नफरत करती थी? हो सकता है मुझे बताने के बाद आपकी नफरत कम होने लगी। सैटर्न की बात के जवाब में मटियो ने कहा तुम्हारी मॉम से मेरी नफरत कभी कम नहीं हो सकती, और जब उनके जीते जी मेरे दिमाग के ख्यालात नहीं बदले तो अब क्या बदलेंगे? सैटर्न बोली देखिए हर काम ट्राई करने से होता है। पहले आपको पिकल नहीं पसंद था, आपने ट्राई किया, आपको अच्छा लगने लगा, आपका ख्याल बदल गया। मेरे से शेयर करें, शायद मेरे से शेयर करने पर आपका ख्याल बदल जाए। मटियो ने उसे समझाने के लिए उसके हाथ पकड़े और बोली देखो अचार और जिंदगी में बहुत फर्क है। जैसे तुम्हारी फीकी जिंदगी देखने और सुनने के बाद मैं तुम्हारी तरह फील नहीं कर सकती, इसी तरह तुम भी मेरे अंदर की नफरत को नहीं जान सकते। खैर अब ये लोग वापस घर आ जाते हैं। अगली सुबह सैटर्न की छुट्टी थी। छुट्टी के दिन सैटर्न ने घर की साफ सफाई करना शुरू कर दी और जब मटियो जागी तो ये देखकर हैरान थी कि अब उसके घर में बहुत सारी स्पेस थी चलने फिरने के लिए और चीजें काफी ऑर्गेनाइज थी। सैटर्न ने उससे कहा आप टेंशन न लें, ये सारा काम अब से मैं संभाल लिया करूंगी। लेकिन ये सुनकर मटियो को बुरा लगा कि वो अपनी जिम्मेदारियां सैटर्न में डाल रही थी। सैटर्न ने तो पहले भी लॉन्ड्री करने की जिम्मेदारी ली हुई थी। तब सैटर्न ने मटियो से कहा आप टेंशन न लें, ये तो मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। आज का काम मटियो को बहुत पसंद आया था, इसलिए गिफ्ट के तौर पर मटियो ने सैटर्न को एक डायरी दी जिसमें वो अपनी फीलिंग्स लिख सकती थी। रात में मटियो अपनी बॉस को घर पे इनवाइट कर लेते हैं, जहाँ पहली मरतबा वो और सैटर्न एक दूसरे से मिल रहे थे और दोनों को ही एक दूसरे की कंपनी काफी अच्छी लगी थी। लाइफ नॉर्मल चलती रहती है। हम देखते हैं कि सैटर्न का अब हाई स्कूल में भी एडमिशन हो गया है। हाई स्कूल में एडमिशन लेने के बाद सैटर्न को भी अकेला फील करने लगी थी क्योंकि उसकी पुरानी दोस्तों ने नए दोस्त बनाए हुए थे। यहाँ पर वो दुखी जब घर आई तो उसने देखा कि उसके घर पे एक लॉयर आया हुआ था जो मटियो से सवाल जवाब कर रहा था। असल में सैटर्न के अकाउंट से 3 लाख रुपए का इस्तेमाल हुआ था, वो भी एक साथ। चाइल्ड ब्यूरो को लग रहा था कि मटियो सैटर्न का हक इस्तेमाल कर रही है, इसलिए वो उसे डांट रहे थे। लेकिन मटियो ने यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि इतनी बड़ी अमाउंट उसने नहीं इस्तेमाल की। शुक्र है सही वक्त पर सैटर्न आ गई और उसने चाइल्ड ब्यूरो को बताया कि असल में वो 3 लाख रुपए मैंने ही इस्तेमाल किए थे। मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है और इसके लिए मुझे म्यूजिक बनाने वाला खास लैपटॉप चाहिए था, इसीलिए वो पैसे मैंने खर्च कर लिए। आई एम सॉरी मटियो, मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन मुझे लगा कि आप भी मॉम की तरह मुझे इतनी महंगी चीज लेने से मना कर देंगी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। इसकी बात सुनकर चाइल्ड ब्यूरो भी शर्मिंदा हो जाता है और मटियो से माफी मांगता है। लॉयर के निकलते ही यहाँ पर सैटर्न की ग्रैंडमा आ जाती है जो उन दोनों को लंच के लिए बाहर ले गई। यहाँ पर उन्होंने उन दोनों से पूछा क्या तुम दोनों की लाइफ ठीक चल रही है, कोई मसला तो नहीं हो रहा? दोनों उनको सेटिस्फाइड नजर आई। तब ग्रैंडमा भी रिलैक्स हो गई और जाने से पहले ग्रैंडमा ने मटियो को एक एनवेलप दिया जो उन्हें सैटर्न के घर से मिला था। वो उसे कहती है कि जब तुम्हें ठीक लगे तो तुम यह सैटर्न को दे देना। घर आकर मटियो ने जब वो एनवेलप खोला तो उसमें एक डायरी थी उसकी मॉम की जिसमें उन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ था और ये डायरी वो सैटर्न को तब देना चाहती थी जब वो हाई स्कूल में चली जाए, लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। मटियो इस डायरी को पढ़कर थोड़ा सी इमोशनल हो गई थी। वो भी इस डायरी को सैटर्न को नहीं देती क्योंकि उसे लग रहा था कि सैटर्न को ये डायरी कमजोर कर देगी। इतने टाइम बाद सैटर्न अब अपनी लाइफ में नॉर्मल होने लगी थी। उसने अपने स्कूल में एक म्यूजिक बैंड भी ज्वाइन कर लिया था और वो लोग काफी अच्छे गाने बनाते थे। एक दिन सैटर्न अपने नए गाने के लिए लिरिक्स बनाती है और आकर इसे मटियो को दिखाते हैं। उसने लिखा तो काफी अच्छा था लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सी गलतियां थी जिसे इम्प्रूव करने में मटियो ने उसकी हेल्प की। मटियो की हेल्प से वो लिरिक्स इतने अच्छे हो गए थे कि जब सैटर्न ने अपने दोस्तों के साथ में वो गाए तो सबको बहुत पसंद आए। इससे सैटर्न बहुत ज्यादा खुश हो गई और अब सैटर्न ने मटियो की भी लाइफ नॉर्मल करने की ठान ली थी। वो बहुत ज्यादा फोर्स करके मटियो को एक लाइब्रेरी में लेकर जाती है जहाँ आज से काफी साल पुराना लिखा हुआ मटियो का नॉवल अभी भी बेस्ट सेलर था। मटियो को लाइब्रेरी में देखकर मटियो के फैंस उससे ऑटोग्राफ लेने
लग जाते हैं। यहाँ पर मिट्टियों का बॉयफ्रेंड सिंगू भी आया हुआ था, जो उससे ऑटोग्राफ लेने के साथ साथ उससे दोबारा मिलने की भी रिक्वेस्ट करता है और मिट्टियों मान जाते हैं। मिट्टियों को काफी सालों बाद लोगों से मिलकर काफी अच्छा लग रहा था और ये सब एसेटम की वजह से हुआ था। शाम होते ही मिट्टियों अपने फ्रेंड सिंगू के साथ चली गई, लेकिन यहाँ पर ये लोग अपनी लाइफ डिस्कस करते उसके बजाय मिट्टियों एसेटम को ही डिस्कस करती रही, जिससे जाहिर हुआ कि उसने एसेटम की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से ली थी। उसने सिंगू से एसेटम की मामले डायरी के बारे में भी डिस्कस किया, जिसे अभी तक उसने एसेटम को नहीं दिया था। सिंगू ने उसे मशवरा दिया कि तुम इस डायरी को सही वक्त पर एसेटम को दे दो। यहाँ सीन्स अगले दिन पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि एसेटम के स्कूल में एसेटम के लिखे हुए लिरिक्स को सबने बहुत पसंद किया। यहाँ तक के नोटिस बोर्ड पर भी उसके लिरिक्स को लगा दिया गया। सबने वो पढ़ा और सब बहुत ज्यादा खुश हुए, लेकिन एसेटम उस तरह ज्यादा खुश नहीं थी। वो कुछ बहुत अच्छा लिखना चाहती थी, जैसे मिट्टियों ने भी नॉवल लिखा था। वो घर आई तो उसने देखा कि आज मिट्टियों से मिलने के लिए सिंगू आया हुआ था। वो इन दोनों को देखकर बहुत खुश हुई और उसने दोनों के पास आकर पूछा कि आप दोनों दोबारा एक साथ हो गए हैं। इस बात को ढालने के लिए सिंगू उल्टा उससे सवाल करने लगा, क्या तुमने तुम्हारी मॉम की दी हुई डायरी पढ़ ली? और ये सुनकर एसेटम हैरान हो जाती है। वो उससे पूछती है कौन सी डायरी, और यहाँ हमें पता चलता है कि मिट्टियों ने अभी तक एसेटम को भी डायरी नहीं दी थी। अब क्योंकि बात खुल ही चुकी थी तो मिट्टियों ने एसेटम को उसकी डायरी दे भी दी, जिसे लेकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। और इसी चीज को लेकर तो मिट्टियों डर रही थी कि वो दोबारा इमोशनल हो जाए। इस टाइम पर एसेटम ने मिट्टियों से सवाल किया कि उस दिन आपने मुझे क्यों अपनाया था? तब मिट्टियों बोली, मुझे नहीं पता, उस दिन तुम्हें भी सामने से अपना नहीं रहा था तो मुझे लगा कि मुझे तुम्हें अपना लेना चाहिए। इसकी हिफाजत से एसेटम और गुस्सा हो गई और उसने मिट्टियों से कहा, आपने मुझ पर तरस खाया था, आपके पास तो प्यार करने वाली अपनी मॉम और सिंगू भी है, लेकिन मेरे पास कोई नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अभी सुबह एसेटम स्कूल भी नहीं गई, हालांकि सुबह उसका बोर्ड एग्जाम था। इतना इम्पोर्टेंट एग्जाम उसने मिस कर दिया था। इसके गुस्से के लिए टीचर ने मिट्टियों को स्कूल बुला लिया और मिट्टियों को उसकी इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खूब डांटा, लेकिन मिट्टियों ने तो देखा था कि एसेटम स्कूल गई थी, उसने स्कूल बंद कर लिया था। टेंशन में अब मिट्टियों जाती है अपनी मॉम के घर, जहाँ उसे पता चलता है कि एसेटम भी उससे कुछ देर पहले ही यहाँ आई थी। मिट्टियों की मॉम ने उसे बताया कि एसेटम बहुत ज्यादा उदास और डिप्रेस है, उसे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसकी बात सुनकर मिट्टियों से सवाल करती है, मॉम तो बच्चों को पाला कैसे जाता है? ये सवाल मिट्टियों की मॉम अपने ही ऊपर ले लेती है और उससे पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है क्या मैंने तुम्हारी परवरिश सही नहीं की? और उनके ये सवाल करते ही हमें मिट्टियों की पास्ट लाइफ दिखाई जाती है और हमें पता चलता है कि मिट्टियों की मॉम तो एक वर्किंग वुमन थी। मिट्टियों को असल में एसेटम की मॉम ने यानी उसकी बहन ने पाला था। वो हर टाइम मिट्टियों को ढांकती रहती थी, मिट्टियों कोई काम नहीं करती, कुछ अच्छा नहीं करती, लोगों में एडजस्ट नहीं कर पाती। उनकी इन्हीं बातों की वजह से वो कभी एसेटम की मॉम के साथ एडजस्ट नहीं हो पाई थी और यही वजह थी कि वो आज इंट्रोवर्ट थी। वो अपनी मॉम को ये भी बताती है कि एसेटम की मॉम के मिलने पे वो ज्यादा दुखी नहीं थी। दुख में अंदर भी यहाँ से उठकर चली गई। वो एक लेक के किनारे पे आई थी जहाँ वो बचपन से आया करती थी और यही हमें दिखाया गया कि एसेटम भी इसी लेक के पास आई थी, क्योंकि इसी लेक पर उसकी मॉम उसे लेकर आती थी। उसने दूर खड़ी एक लेडी को देखा जो बिल्कुल उसकी मॉम जैसे लग रही थी। वो भागकर उस लेडी के पास गई तो देखा कि ये मिट्टियों थी। मिट्टियों को देखकर हैरानी से उससे पूछते हैं, आप यहाँ कैसे? तो मिट्टियों उल्टा उससे सवाल कर देती है कि ये मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम्हें इस टाइम स्कूल होना चाहिए, तुम यहाँ पर कैसे? एसेटम यहाँ उसकी बात को गोल कर देती है और मिट्टियों को बताती है कि उसने अपनी मॉम की वो डायरी नहीं पढ़ी क्योंकि उसे डर लग रहा है, उसमें पता नहीं क्या लिखा होगा। वो यहाँ मिट्टियों को बताती है कि मैं अपनी मॉम को अच्छी तरह नहीं जानती, अभी तो मेरी वो एज आई ही नहीं थी कि जब मैं अपनी मॉम को अच्छी तरह जानूं, इसलिए मैं उनकी यादों के जरिए उनको जानने की कोशिश कर रही हूँ। मिट्टियों ने कहा, अच्छा तो तुम क्या जान पाई अपनी मॉम के बारे में? एसेटम ने कहा, वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड थी, हर चीज अपनी जगह पे रखती थी, उनका घर साफ रहता था, वो खाने भी बहुत अच्छे बनाती थी, वो अपनी वर्क लाइफ को और पर्सनल लाइफ को बैलेंस रखती थी। ये सुनकर मिट्टियों ने कहा, इन बातों से तो लग रहा है कि तुम्हारी मॉम एक बहुत अच्छी लेडी थी, लेकिन मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा बेहतर नहीं रहा। बचपन में वो मेरी हर चीज को क्रिटिसाइज करती थी, यहाँ तक कि उन्होंने मेरा लिखा हुआ गाना भी मेरे से बगैर पूछे फाड़कर फेंक दिया। हालांकि मेरे मुताबिक मैंने वो बहुत अच्छा लिखा था। मैं पूरी जिंदगी इसी चीज के लिए उनसे नफरत करती रही, लेकिन अब तुम्हारे साथ रहकर मुझे रियलाइज हुआ कि वो मुझसे नफरत नहीं करती थी, मेरी फिक्र करती थी। अगर वो उस दिन मेरा वो ड्रामा न पढ़ती तो शायद मुझे बेस्ट सेलिंग नॉवल लिखने की करेज न मिलती। आज जब तुम स्कूल नहीं गई तो मुझे भी बिल्कुल तुम्हारी वैसी ही फिक्र हुई जैसे तुम्हारी मॉम को मेरी हुआ करती थी। मैं जिस चीज को पूरी जिंदगी नफरत समझती रही, असल में वो मेरी केयर थी। ये सारी बातें करने के बाद आज मिट्टियों के दिल से अपनी बहन के लिए सारी नफरत झेल चुकी थी। इसीलिए अब मिट्टियों और एसेटम मिलकर एसेटम की मौत की ग्रेव पे जाते हैं।
यहाँ पे फूल रखते हैं और असर्टन अपने मॉम और डैड को याद करके बहुत रोते हैं और आज मटियो भी उसे पूरी तरह सहारा देती है। वक्त गुजरता है और दिखाया जाता है कि मटियो की वजह से असर्टन की लाइफ वापस नॉर्मल हो गई थी। जिस स्कूल बैंड में उसने हिस्सा लिया था उसकी वजह से वो काफी मशहूर भी होने लगी थी और अब तो उसने अपनी मॉम की डायरी में पढ़ ली थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो असर्टन को कामयाब होता देखना चाहती है और उसकी मॉम की ख्वाहिश के मुताबिक असर्टन वक्त से पहले ही कामयाब हो रही थी। उसके सिंगिंग वीडियो देखकर मटियो भी बहुत प्राउड फील करती है और यही सब दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।